एक बार फिर से आपका स्वागत है समर्थ बैच में, जो YouTube पे पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है नीट 2026 के लिए। और मैं शशांक शर्मा, आपका फिजिक्स मेंटर, जिसे प्यार से आप बोलते हो शैंकी भैया, आपका स्वागत करता हूं समर्थ बैच में। आज की क्लास होने वाली है वेक्टर्स पे। सिखा दें आपको वेक्टर आज? चलो बढ़िया ढंग से वेक्टर सीखते हैं। वेक्टर क्या भैया छोटा टॉपिक है? नहीं। अगर वेक्टर बहुत कॉम्प्लेक्सिटी पे जाने पे आया तो वेक्टर बहुत चीजें घुमा देता है जेई के लेवल तक। तो लेकिन हमें सीखना भी जेई के लेवल तक ही है, तभी हम इसके कॉम्प्लेक्स वर्जन को सीख पाएंगे। जो अब तक नीट में नहीं आया है वो वर्जन भी सीखना पड़ेगा वेक्टर में। हाँ, तो क्या एक क्लास में वेक्टर पूरा हो जाएगा? नहीं, क्योंकि मुझे वेक्टर में बहुत कुछ सिखाना है। वेक्टर की इमेज, पोइट्री, सब कुछ इसमें सिखाना है वेक्टर में। तो वेक्टर में टाइम लगने वाला है। आराम से बैठ जाओ, पहले अपनी अटेंडेंस दे दो और तैयार हो जाओ धमाकेदार वेक्टर के लिए। अब वेक्टर आपके पास क्या कंसेप्ट है, चलिए पहले स्टार्ट करते हैं स्केलर और वेक्टर में थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके। देखो जी, स्केलर क्या है और वेक्टर क्या है, आराम से समझते हैं। बुकिश लैंग्वेज की बात करें तो स्केलर पे सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। भैया ये मैग्नीट्यूड क्या है और डायरेक्शन कैसे बता रहे हो, सब समझाता हूं। पहले मैं बुकिश लैंग्वेज समझा दूं। वेक्टर वो है जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करता है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करता है। भैया थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि दो बंदे हैं ए और बी, आप इनकी स्पीड बताओ, तो आपने बताया भैया इसकी रफ्तार है 5 मीटर पर सेकेंड और इसकी है 7 मीटर पर सेकेंड। रफ्तार किसकी ज्यादा है, ए की रफ्तार ज्यादा या बी की? तो आपने मुझे बताया भैया स्पीड बी की ज्यादा है एज कंपेयर टू ए। तो ये आपने मैग्नीट्यूड देखकर ही तय किया है। मैग्नीट्यूड, ये जो आगे वाला टर्म है यही मैग्नीट्यूड है। तो आपने क्या देखकर डिसाइड किया है? मैग्नीट्यूड। ये जो नंबर होता है कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। तो बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है ए से, इसलिए बी की स्पीड ज्यादा है। अब मैंने आपसे पूछा कि एक बात सुनो, एक बंदा शिप में था और ये शिप खराब हो गया बीच समुंदर में। बीच समंदर में तो ये दो जने हैं ए और बी। मजा आ जाएगा, एग्जांपल सुनना, मजा आ जाएगा कि डायरेक्शंस की जरूरत क्यों पड़ती है, वेक्टर क्वांटिटी की जरूरत क्यों। ए ने बी से पूछा, ए ने बी से पूछा कि भाई ये शिप तो खराब हो गया यार, अब जाना है हमें किनारे पे, कैसे जाएं? तो बी ने कहा अब मुझे क्या पता। ए ने कहा भाई ये बता जमीन कितनी दूर है? तो इसने कहा ए से, बी ने कहा ए से जमीन 200 मीटर दूर है। 200 मीटर दूर जमीन है। ए ने सोचा यार 200 मीटर दूर जमीन है, इतना तो मैं तैर के चला जाऊंगा। कह रहा भैया हम तो जा रहे हैं, अब हम तैरेंगे। ए कूद गया पानी में। पानी में उसे कूदने के बाद उसने जब सारी तरफ देखा तो उसे समुंदर ही समुंदर नजर आया। उसने कहा भैया किधर तैरूं मैं, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, किस तरफ तैरूं? तो इसने चिल्ला के बोला बी से, भैया हो किस तरफ तैरूं मैं जो जमीन तक पहुंच जाऊं? तो बी ने जवाब दिया ए को, जमीन, जमीन तो पानी के नीचे 200 मीटर है, जा नीचे चला जा 200 मीटर नीचे। समझ गए डायरेक्शन क्यों जरूरत है? वो बिना डायरेक्शन के कूद गया पानी में और अब सारी तरफ समुंदर ही समुंदर है। बी ने जवाब क्या दिया? 200 मीटर जमीन पानी पे नीचे है, पानी के नीचे 200 मीटर नीचे जमीन है। उसे समझ में आ गया, पागल बना दिया इसने। इसका मतलब डायरेक्शंस बहुत ज्यादा जरूरत होती है। सारी चीजों को ढंग से एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्शन का बहुत रोल होता है, तभी वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन जरूर चाहिए होती है। अगर मैं आपसे पूछूं ए की रफ्तार कितनी है और आप मुझे बताओ 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स नॉर्थ, तो इसका मतलब आपने मुझे मैग्नीट्यूड भी बताया है और डायरेक्शन भी। तो जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताया जाता है तो वो चीज क्या होती है?
वेक्टर क्वांटिटी। क्या होती है बच्चों? वेक्टर। तो ये समझ में आ गया कि क्यों डायरेक्शन जरूरी है, नहीं तो कल को हमारे साथ ए और बी वाला हो जाएगा खेल, ठीक है, समुद्र में नीचे उतर के। इसलिए डायरेक्शंस बहुत ज्यादा चीज जरूरत की होती है। स्केलर के एग्जांपल हो गए आपके पास, स्पीड, डिस्टेंस, जिसे डायरेक्शन से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वेक्टर के हो गए डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड सो ऑन, जिन्हें डायरेक्शन का फर्क पड़ता है। तो ये था स्केलर और मैग्नीट्यूड का स्टार्टिंग का थोड़ा आइडिया, जिससे आपको बातें समझ में आए। वेक्टर बहुत बड़ी चीज है, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारे, क्योंकि हम सिर्फ नीट लेवल का नहीं पढ़ेंगे, कल को उसने घुमा दिया वेक्टर, ठीक है, रोने लगेंगे हम तो, ठीक है, इसलिए हम डिटेल में सीखेंगे इन चीजों को। आइए स्टार्ट करते हैं वेक्टर। वेक्टर में इसका मतलब भैया ने सही बताया, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का रोल बहुत ज्यादा है जी। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का रोल बहुत ज्यादा है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर कहानी। वेक्टर को लिखा जाता है एरोहेड से, वेक्टर को लिखा जाता है एरोहेड से। सिर पे एरो लगा दो तो वो वेक्टर है। एरो इसलिए लगाते हैं डायरेक्शन के लिए, ये जो एरो है यही बताता है ये डायरेक्शन, ये दिखाने का तरीका होता है। अगर आपने एक वेक्टर ये लिख दिया ए आई बी जे सी के, अगर आपने वेक्टर लिखने का तरीका ये होता है, तो यहां पे आई जे के क्या है, सुनिए, आई है एक्स डायरेक्शन, जे है वाई डायरेक्शन, के है जेड डायरेक्शन। हम 3 एक्सिस पे काम करते हैं फिजिक्स में, तो ये आई जे और के डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। तो फिर ये ए बी सी क्या है? देखिए, ए है मैग्नीट्यूड, कौन सी डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। बी भी क्या है? मैग्नीट्यूड, कौन सी डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में। सी भी मैग्नीट्यूड है, जेड डायरेक्शन में। तो वेक्टर पे तो भैया 3 चीजें होना, 2 चीजें होना जरूरी है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। वेक्टर पे 2 चीजें होना जरूरी है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। तो यहां पे एक्स वाई जेड डायरेक्शंस हो गई, आई कैप, जे कैप, के कैप। तो आई लिखने का तरीका है, वेक्टर को लिखा जाता है सिर पे एरो लगाकर। तो ये आई जे के तो हो गई क्या? डायरेक्शंस। और ए बी सी क्या हो गए? मैग्नीट्यूड। एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको एक वेक्टर ऐसे बता दिया 2i माइनस 3j प्लस 4k, तो मुझसे पूछा जाएगा x डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड क्या है? तो मैं जवाब दूंगा x डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड है 2। मुझसे पूछा जाएगा y डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड क्या है? तो मैं बोलूंगा पहली बात तो y का डायरेक्शन का नहीं है, माइनस y का है। कौन सी डायरेक्शन का है? माइनस y। और मैग्नीट्यूड कितना है? 3। z डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड क्या है? z डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड है 4। भैया ये तो आपने मैग्नीट्यूड अलग अलग डायरेक्शन के बता दिए, पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे बताते हैं वो भी सुनो। पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप ऐसे लिख सकते हो या ऐसे। पहले सिंबल देख लो। पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखा जा सकता है, दोनों तरफ डंडे लगा दो या बिना डंडों के, बिना वेक्टर के निशान के आप ए लिख दो। भैया फॉर्मूला क्या बनता है मैग्नीट्यूड का? ये लो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो, अंडर रूट ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बनता है किसका? मैग्नीट्यूड का। तो फिर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहां निकाल के देखो इस फॉर्मूले से, अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब ये मत कह देना कि भैया माइनस क्यों नहीं लिया, अबे माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा ना, तो इसलिए माइनस नहीं लिया। 4 प्लस 9 प्लस 16, 16 4 20 और 9 29, ये मैग्नीट्यूड आ गया। तो भैया अब तक भैया ने ये बताया स्केलर पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है और वेक्टर पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। वेक्टर को दिखाते हैं एरो हेड से। वेक्टर में 3 डायरेक्शन लिखी जाती है, एक्स वाई जेड, और जो ए बी सी होते हैं वो हर डायरेक्शन के अपने अपने मैग्नीट्यूड होते हैं। पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये फॉर्मूला होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आओ आगे चलते हैं, आगे चीजों को और सीखते हैं। अरे नहीं भाई अभी नहीं, आगे सीखते हैं और चीजों को। देखिए एक वेक्टर लिखा हुआ है ये, आपके पास दूसरा वेक्टर लिखा हुआ है ये, आपसे कहा जाए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो भैया आई वाला आई से जुड़ेगा, जे वाला जे से, के वाला के से, यानी ए प्लस एक्स आई, बी प्लस वाई जे, सी प्लस जेड के। एडिशन हो गया। अगर ये लिखा हुआ आ गया ना ऐसे, तो भैया सब्ट्रैक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती वेक्टर्स में, एडिशन ही होता है। तो भैया a माइनस बी क्या हुआ? a माइनस बी एक्चुअली एडिशन है दो वेक्टर्स का, a वेक्टर का और माइनस बी वेक्टर का। भैया माइनस बी वेक्टर का मतलब क्या हुआ? माइनस बी वेक्टर का मतलब हो गया अगर b वेक्टर इधर जा रहा है तो माइनस बी इस तरफ जा रहा है। तो आपको दो वेक्टर ऐड करने हैं, एक तो a और एक b के उल्टे वेक्टर को, उल्टे वेक्टर को ऐड करना है। मतलब ये बोलने का तरीका, करना तो वही काम है आपको, क्या? a माइनस बी करना तो आपको a माइनस बी है, a माइनस एक्स आई प्लस b माइनस वाई जे प्लस c माइनस जेड के। क्या कह रहे हो भैया, जब करना यही था तो आपने ये ड्रामा क्यों बताया कि ऐसे होता है ऐसे होता है? भाई एक्चुअल चीज भी तो सिखाऊंगा कि होता क्या है। एडिशन तो होता है, वेक्टर्स जुड़ते तो हैं, सब्ट्रैक्ट कुछ नहीं होता। सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है ए वेक्टर प्लस कर दो बी के उल्टे वेक्टर को। भाई जो चीज है वही सिखाऊंगा, देखो जो बोलते समय अच्छा लगे। किसी टीचर के सामने बोलो सब्ट्रैक्शन हो रहा है जी वेक्टर का, वो तुम्हारा मजाक उड़ा देगा, क्या भाई किससे पढ़ रहा है, सब्ट्रैक्शन तो कुछ चीज होती ही नहीं, उसलिए बता दिया, ठीक है, कि सब्ट्रैक्शन नहीं होता, वो उल्टा वेक्टर को ऐड करना होता है। आइए भैया इसके बाद मैं आपको सिखाता हूं यूनिट वेक्टर। बड़े काम का वेक्टर है भाई यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर होता है दो वेक्टर्स का, मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। यूनिट वेक्टर एक वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। इसे कैप से दिखाया जाता है, ऐसे सिर पे कैप लगा दो। और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैंने बता दिया, जब आप मैग्नीट्यूड सॉल्व करोगे 1 आ जाएगा। जिस भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आ गया वो समझ जाना वो यूनिट वेक्टर है। जैसे एक वेक्टर है 2i 2j -1 के, क्या इसका मैग्नीट्यूड निकालने पर 1 आ रहा है? चेक करो, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 4 प्लस 4 प्लस 1 √9, क्या आ गया? 3। भैया नहीं, 1 तो नहीं आ रहा, तो ये यूनिट वेक्टर नहीं है।
ये यूनिट वेक्टर नहीं है। भैया क्या इसे हम यूनिट वेक्टर बना सकते हैं? यस, आप किसी सिंपल वेक्टर को भी यूनिट वेक्टर बना सकते हो। आपके पास एक ऑर्डिनरी वेक्टर है, आप इसे कन्वर्ट करके यूनिट वेक्टर में बदल सकते हो। एक ऑर्डिनरी वेक्टर को किस में बदल सकते हो? यूनिट वेक्टर में। यस, पॉसिबिलिटी है। भाई एक बात बताओ, यूनिट वेक्टर वही है ना जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, और आपके पास ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 नहीं आ रहा। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 नहीं आया, देखो पीछे 1 नहीं आया, 3 आया। तो एक बात सुनो, अगर मैं किसी भी वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो फिर तो मैग्नीट्यूड 1 आएगा और वो यूनिट वेक्टर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल ये जो पीछे ए वेक्टर था जिसका मैग्नीट्यूड 3 आता था, क्या आ रहा था? 3। किसी भी वेक्टर पे कितनी चीजें होती है बताओ जरा मुझे? डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो भैया इसका मतलब इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो है 3, डायरेक्शन सपोज करो ईस्ट है, कुछ भी होगी, मैं तो वैसे ही बोल रहा हूं ईस्ट है, तो अभी तो यूनिट वेक्टर नहीं है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। अगर मैं इसी के मैग्नीट्यूड से इसे डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाएगा? फिर तो यूनिट वेक्टर बन गया। क्या कह रहे हो भैया? फिर तो बहुत आसान है, किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो वो बन जाता है यूनिट वेक्टर। एग्जैक्टली, किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो वो बन जाता है यूनिट वेक्टर। वेक्टर क्या होता है? सिर पे भाला लेके घूमता है, भाला। यूनिट वेक्टर क्या होता है? टोपी, टोपी। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है? टोपी बराबर भाला अपॉन भाला के डंडे। टोपी बराबर भाला अपॉन भाला के डंडे, मतलब वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो अगर आपके पास ये वेक्टर है 3i माइनस 4j और आपको इसका यूनिट वेक्टर बनाना है, तो यूनिट वेक्टर बनाने के लिए वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। मतलब 3i माइनस 4j तो वेक्टर है, नीचे उसी का मैग्नीट्यूड 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो क्या बना? 3i माइनस 4j अपॉन 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 25, 25 रूट से बाहर आके 5 आ गया। 3i माइनस 4j अपॉन 5, इसे आप टुकड़ों में लिख सकते हो भाई। कैसे? यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 5i माइनस 4 अपॉन 5j। क्या भैया अब इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा? बिल्कुल 1 होगा, चेक कर लो, चेक कर लो। अंडर रूट 3/5 का स्क्वायर, ओहो, प्लस 4/5 का स्क्वायर, 9 अपॉन 25 प्लस 16 अपॉन 25, एलसीएम 25, ऊपर आ गया 9 प्लस 16 यानी 25, और 1 से 1 गया, रूट 1। और एक चीज बता रहा हूं, किसी को मत बताना, बताओगे तो नहीं, ध्यान रखना, बिल्कुल किसी को नहीं बताना, आजकल 1 का रूट भी 1 है। 1 का रूट भी क्या है? 1। डन। अरे भैया मजाक कर रहा था, कुछ लोग सीरियस हो गए, भैया यार ये कौन सी नई बात बता दी, हमें तो पता थी। मजाक ही था भाई, मजाक था, ठीक है। पहले यहां तक सुन लेते हैं एक बार दोबारा कि हमने क्या क्या पढ़ लिया। वेक्टर वो होता है जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और क्या हो, वो स्केलर वो होता है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, स्केलर वो होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो। लेकिन वेक्टर पे क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, ठीक है। जैसे 5 मीटर पर सेकेंड खाली मैग्नीट्यूड है, 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड नॉर्थ, इसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। वेक्टर लिखने का तरीका है सिर पे एरो लगा दो, एरो, एरो डायरेक्शन के लिए लगाया जाता है। वेक्टर ऐसे लिखा जाता है ai प्लस bj प्लस ck, i j k होती है डायरेक्शंस, डायरेक्शंस, और a b c होते हैं मैग्नीट्यूड्स, मैग्नीट्यूड्स, ठीक है। पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, एक डायरेक्शन का नहीं निकालना, पूरे वेक्टर का निकालना है, तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये होता है आपके पास,
दो वेक्टर्स को ऐड करना हो, आई वाला आई से, जे वाला जे से, के वाला के से। सब्ट्रैक्शन में भी यही रूल बताया मैंने, लेकिन मैंने बता दिया सब्ट्रैक्शन कुछ होता नहीं है वैसे, ठीक है। यूनिट वेक्टर वो होता है जिसे कैप से दिखाते हैं, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 यूनिट। अगर आपके पास कोई सिंपल वेक्टर है और आप उसे बदलना चाहते हो यूनिट वेक्टर में, तो वेक्टर को वेक्टर के ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, वो बन जाएगा यूनिट वेक्टर। अब तक इतना बताया, ज्यादा बड़ी बात नहीं बताई। यूनिट वेक्टर बताया, मैग्नीट्यूड बताया है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन बताया, बस 4 बातें बताई हैं। आओ आगे चलते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स मिलकर जो काम करते हैं, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स मिलकर जो काम करते हैं, एक अकेला वेक्टर सेम काम करके दिखा दे, तो वो कहलाता है रिजल्टेंट वेक्टर। दो वेक्टर या दो से ज्यादा मिलकर कुछ काम कर रहे थे, उन्हें हटाओ, एक अकेला वेक्टर सेम काम करके दिखा दे, तो वो कहलाता है रिजल्टेंट वेक्टर। एग्जांपल दे देखो, ये एक बॉक्स है, ए और बी दो जने थे जो इसे धक्का लगा रहे थे 5 न्यूटन की फोर्स से और 2 न्यूटन की फोर्स से। ये बॉक्स को धक्का लगा रहे थे 5 और 2। तो आप इतने समझदार हो कि बॉक्स कहां जाएगा, आगे। कितनी फोर्स से जाएगा, 7 न्यूटन। कितने से जाएगा, 7 न्यूटन। ए और बी को हटा दो, अब ए और बी की जगह एक अकेला वेक्टर आया और उसने अकेले ने इस बॉक्स को आगे धकेल दिया, कितनी फोर्स से, 7 न्यूटन से। भाई तो ए और बी भी तो मिलकर यही कर रहे थे, 7 न्यूटन से आगे धकेल रहे थे, और आर ने अकेले ने 7 न्यूटन से आगे धकेल दिया, तो ए और बी के बराबर काम आर ने कर दिया, तो आर रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। किनका, इन दोनों का अकेला। एक और एग्जांपल ले लो, ये बॉक्स है, ए इसे आगे धकेल रहा था 5 न्यूटन से और बी इसे पीछे धकेल रहा था 2 न्यूटन से। ए 5 न्यूटन, बी 2 न्यूटन। देखते जाना, समझते जाना। ए आगे धकेल रहा था 5 न्यूटन, बी पीछे धकेल रहा था 2 न्यूटन। तो जो, ध्यान से देखना, 5 आगे 2 पीछे, तो जाहिर सी बात है बॉक्स आगे जाएगा। 5 न्यूटन इधर है ना, तो बॉक्स किधर जाएगा, आगे की तरफ। लेकिन बॉक्स को 2 न्यूटन का अपोजिशन मिल रहा है, तो इसका मतलब बॉक्स कितनी फोर्स से आगे जाएगा, 3 न्यूटन से। बॉक्स कितनी फोर्स से आगे जाएगा, 3 न्यूटन। तो इन दोनों को हटाओ, एक अकेला बंदा आया, उसने अकेले ने 3 न्यूटन की फोर्स आगे की तरफ लगाई, तो अब भी तो बॉक्स आगे गया है। कितनी फोर्स से गया है, 3 न्यूटन से। तो जो ए और बी का कंबाइंड इफेक्ट बन रहा था, वो आर ने अकेले ने बना दिया, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर है। मतलब समझ गए, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, ठीक है, जो 2 और मोर वेक्टर्स का इफेक्ट है, वो ये अकेला क्रिएट करे, अलोन क्रिएट करे, तो वो कहलाता है रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर इज डिफाइंड एज द वेक्टर विच अलोन कैन क्रिएट द इफेक्ट ऑफ 2 और मोर वेक्टर्स। 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स का इफेक्ट अकेला जो क्रिएट कर सकता है खुद ही, वो रिजल्टेंट वेक्टर होता है। देखिए, ध्यान सुनिए, अब मैं बात कर रहा हूं सिर्फ 2 वेक्टर्स की। दो वेक्टर्स, अगर 2 वेक्टर सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो अभी आपको सिखाया रिजल्टेंट क्या होगा, a प्लस बी। अगर 2 वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं और a की वैल्यू ज्यादा है b से, तो रिजल्टेंट होगा a माइनस बी। लेकिन अगर 2 वेक्टर्स एंगल पे लग रहे हैं, तो रिजल्टेंट होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा।
अब क्वेश्चन उठता है, भैया हमें ये तो समझ में आ गया a प्लस बी, हमें ये भी समझ में आ गया a माइनस बी, ये एंगल पे यूज करना है। हाँ, ये फॉर्मूला यूज करना है जब दो वेक्टर्स किस में हो, एंगल पे, तो उनका रिजल्टेंट इफेक्ट बैठता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। लेकिन इसमें बड़ी काम की बात है एक, ये थीटा देखना, एंगल देखना, 3 केस याद रखना। हेड टू हेड एंगल दिया हो तो थीटा क्या लेना है, टेल टू टेल दिया हो तो थीटा क्या लेना है, हेड टू टेल दिया हो तो थीटा क्या लेना है, ये समझा रहा हूं। देखो किसी भी वेक्टर में जब एरो बनता है, एरो, तो जहां एरो का निशान होता है ये हेड होता है और ये पीछे वाला टेल होता है। अब आप खुद देखो, यहां एंगल दे रखा है 30 डिग्री, तो आपको साफ दिख रहा है हेड से हेड का एंगल दे रखा है, हेड से हेड। जब हेड से हेड एंगल दे रखा हो तो जो थीटा दे रखा है 30 दे रखा है, तो आप फॉर्मूले में 30 ही रखोगे, 30 ही रखोगे। अगर ये हेड है, ये टेल है, ये हेड है, ये टेल है, सपोज करो ये 60 दे रखा है, जब एंगल टेल से टेल का दे रखा है तो फॉर्मूले में आप 60 ही रखोगे, जो गिवन है वो ही रखोगे। हेड से हेड का एंगल है तो भी सेम रखोगे, टेल से टेल का एंगल है तो भी सेम रखोगे। लेकिन अगर अगर हेड और टेल के बीच एंगल बन रहा है, किसके बीच, हेड और टेल, तो उस समय आप थीटा 30 नहीं रखोगे, उस समय थीटा रखोगे 180 माइनस जो गिवन है। आप रखोगे 180 माइनस जो गिवन। तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, सेम डायरेक्शन में है प्लस कर दो, अपोजिट डायरेक्शन में है माइनस कर दो, एंगल पे है तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये जो फॉर्मूला आया है ये दो लॉ से आता है, ट्राइंगल लॉ से भी आ जाता है और पैरेललोग्राम लॉ से भी आ जाता है। भैया क्या है ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ? देखो सबसे पहले ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल लॉ कहता है किसी भी ट्राइंगल में टोटल 3 साइड होती है ना, ये हो गई साइक्लिक साइड, ये सारी क्या हो गई, साइक्लिक। भैया साइक्लिक का मतलब क्या है, एक के पीछे एक, साइकिल बन गई, साइकिल। इनमें से आप दो साइड साइक्लिक लो, एक के पीछे एक, और एक लो नॉन साइक्लिक, नॉन साइक्लिक। तो ट्राइंगल लॉ का कहना यह है किसी भी ट्राइंगल की दो साइक्लिक साइड्स, एक के पीछे एक वाली साइड, अगर दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती है तो तीसरी नॉन साइक्लिक साइड रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी। दो साइक्लिक साइड्स रिप्रेजेंट करेगी दो वेक्टर्स को, दो वेक्टर्स को। देन जो नॉन साइक्लिक साइड होगी वो रिप्रेजेंट करेगी रिजल्टेंट वेक्टर को। ये तो स्टेटमेंट हो गई कि दो साइक्लिक साइड्स अगर दो वेक्टर्स को दिखाती है तो तीसरी नॉन साइक्लिक साइड रिजल्टेंट वेक्टर को दिखाती है। भैया इसका लॉजिक भी है, लॉजिक भी है पूरा। देखो लॉजिक देखो, यहां पे एक बॉक्स रखा हुआ था,
उसे x से y तक पहुंचाना है, बॉक्स को x से y तक। तो a और b मिलकर उसे x से y पहुंचाते हैं। देखो एरो, देखो a का एरो इस तरफ है, यानी ये वाला जो बॉक्स है अपना, ये जो बॉक्स है ये a लेकर आएगा आगे तक, a लेकर आएगा यहां तक, फिर b का एरो किस तरफ है, ऊपर, तो b से कहां लेकर जाएगा, ऊपर तक। यानी a और b मिलकर इसे बॉक्स को x से y तक पहुंचा दिया। तो जो काम a और b ने मिलकर किया है, r अकेला कर रहा है, r उसे अकेला है, r का एरो किस तरफ है, ऊपर की तरफ, तो r इसे अकेला x से कहां पहुंचा रहा है, y तक। a और b ने मिलकर भी कहां तक लेकर गए उसे, x टू y, r अकेला ही उसे कहां तक लेकर गया, x टू y। तो जो a और b मिलकर काम कर रहे हैं वो r ने अकेला कर दिया, यानी वो रिजल्टेंट वेक्टर है। यही तो ट्रायंगल लॉ कह रहा है, यही तो ट्रायंगल लॉ कह रहा है कि दो वेक्टर्स मिलकर जो काम कर रहे हैं उसे आपने दो साइक्लिक साइड से दिखाया है, तो जो नॉन साइक्लिक साइड है वो रिजल्टेंट है। सेम यही तो कह रहा है ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ का ही तो कंसेप्ट है, ये हमने रख दिया, ट्रायंगल लॉ का कंसेप्ट है। अब सुनिए, पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ की स्टेटमेंट सुनो। अगर किसी पैरेललोग्राम की दो आजू बाजू वाली साइड, दो एडजेसेंट साइड्स, दो वेक्टर्स को दिखाती है, तो जो डायगोनल है वो दिखाएगा रिजल्टेंट वेक्टर को। अगर दो आजू बाजू वाली साइड A और B को दिखाती है, आजू बाजू साथ वाली साइड, तो जो डायगोनल है वो दिखाएगा किसे, रिजल्टेंट वेक्टर को। किसे दिखाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर को। तो आज के बाद अगर कभी भी आपके पास दो वेक्टर्स गिवन हो, सपोज 4 न्यूटन और 3 न्यूटन, तो इनका रिजल्टेंट इसके बीच में से ही जाएगा। दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होता है वो उनके बीच में से ही जाता है, बीच में से। और ये रिजल्टेंट वेक्टर किस तरफ झुका हुआ होता है, जिस वेक्टर की वैल्यू ज्यादा है, ए की ज्यादा है बी की, आपको दिख रहा है किसकी ज्यादा है, साफ पता लग रहा है ए की वैल्यू ज्यादा है। ए 4 न्यूटन का है, बी 3 न्यूटन का, तो जो अपना रिजल्टेंट है वो किस तरफ झुका होगा, ए की तरफ, हमेशा ज्यादा की तरफ। ठीक है, जिसपे ज्यादा पैसा है जनता उसी की तरफ भागती है। ठीक है, तो उसी तरफ झुक रहा है। बात बड़ी गहरी है भाई, दुनिया में भी यही चल रहा है आजकल। ये देखो, अगर ये है 13 न्यूटन और ये है 5 न्यूटन, तो देखो रिजल्टेंट का एंगल, रिजल्टेंट किस तरफ झुक रहा है, 13 न्यूटन की तरफ, 13 न्यूटन की तरफ, उस तरफ टिल्टेड होगा। भैया दोनों की वैल्यू बराबर है तो बिल्कुल बीचों बीच जाएगा, दोनों तरफ से बराबर एंगल पे। ठीक है, कुछ स्पेशल पॉइंट्स बता रहा हूं, ध्यान देना। ए और बी बराबर है, 90 डिग्री पे है, ए और बी बिल्कुल बराबर है, और ए और बी के बीच का एंगल 90 है। तो जो रिजल्टेंट होगा उसकी वैल्यू डायरेक्ट याद कर लो, a√2, और वो कितने पे होगी, बिल्कुल बीचों बीच, 45 45। भैया ये आया कहां से, रिजल्टेंट कहां से निकालते हैं भैया, बताओ जरा। क्या ए और बी सेम डायरेक्शन में है, सेम में होते तो मैं प्लस कर देता रिजल्टेंट a प्लस बी। क्या अपोजिट में है तो मैं माइनस कर देता a माइनस बी। ए और बी किस में है, एंगल पे, और अभी एंगल पे क्या सिखाया रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। क्या कह रहे हो भैया, बहुत हाई जा रहा है मामला आज? नहीं नहीं, बिल्कुल हाई नहीं है, अभी सब जमवाऊंगा, जब क्वेश्चन करूंगा तो सब समझ में आएगा, लेकिन उससे पहले रीकैप भी दे दूंगा थोड़ा सा। ठीक है, चीजें बहुत है ना भाई वेक्टर्स में, थोड़ा मैं कंट्रोल करूंगा आज की क्लास के लिए कि थोड़ा कम कराऊं, जिससे आपको समझ में आ जाए उसी हिसाब से, जिससे आप एब्जॉर्ब कर पाए उसे। ए और बी
60 डिग्री पे है, ए और बी की वैल्यू कितनी है, सेम, ठीक है, और ये कितने पे है, 60 डिग्री। तो जाहिर सी बात है बिल्कुल बराबर है, तो बिल्कुल 30-30 पे जाएगा, 30-30 पे, और रिजल्टेंट की वैल्यू भी याद कर लो, √3a हो जाएगी। क्या हो जाएगी भैया, √3a। जब a और b बराबर हो, 60 डिग्री पर हो, तो रिजल्टेंट आता है √3a। याद करने वाली चीजें हैं भाई, ये निकली सारे रिजल्टेंट के फॉर्मूले से ही है। ये जो सारे कंसेप्ट मैं लिख रहा हूं ये निकले यहीं से हैं, इसी फॉर्मूले से। लेकिन ये याद कर लेनी चाहिए, बार बार आप इससे निकाल के देखो तो टाइम वेस्ट होता है। ए और बी बराबर है और 120 डिग्री पर है, ए और बी बराबर है और इन दोनों के बीच में एंगल है 120 डिग्री का। बराबर है 120 है, तो भाई ये तो 60-60 पे ही जाएगा, बिल्कुल बीचों बीच। लेकिन इस रिजल्टेंट की वैल्यू भी ए के बराबर रहेगी। 90 डिग्री पे दो बराबर वेक्टर्स हैं, तो रिजल्टेंट होता है a√2। 60 डिग्री पे दो वेक्टर्स हैं, तो रिजल्टेंट होता है √3a। 120 डिग्री पर दो वेक्टर्स हैं, तो रिजल्टेंट होता है आपके पास उस समय a के बराबर, a के बराबर। सारी बातें याद कर लो, सारे कंसेप्ट्स याद कर लो जो सिखाता जा रहा हूं। आई नो बहुत सारी चीजें, आज बहुत फॉर्मूले चल रहे हैं, ठीक है, अभी चले ही जा रहे हैं, क्या करें, करना पड़ेगा अभी। देखिए अब एक नॉर्मल केस लेते हैं, ए और बी की वैल्यू बराबर नहीं है। रिजल्टेंट का एंगल ए के साथ अल्फा है, रिजल्टेंट का एंगल बी के साथ बीटा है। देखिए ए और बी के बीच का एंगल है थीटा, रिजल्टेंट का एंगल ए के साथ है अल्फा, रिजल्टेंट का एंगल बी के साथ है बीटा। ए और बी के बीच एंगल है थीटा, रिजल्टेंट का एंगल ए के साथ है अल्फा, रिजल्टेंट का एंगल बी के साथ है बीटा। सीखो, आपको अल्फा निकालना है तो डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं निकालने की, कैसे निकालते हैं। बीटा निकालना है तो डायरेक्ट सीखते जाओ। अल्फा किस किस के बीच का एंगल है, आर और ए। किस किस के बीच का एंगल है, आर और ए। लेकिन यहां पे तीन चीजें थी, आर ए बी, आर ए बी। एक ट्रिक बता रहा हूं याद करने की। तो अल्फा एंगल है आर और ए का, तो रह कौन गया भाई, आर और ए के बीच एंगल है अल्फा, तो कौन रह गया, बी। बी को लिख दो। tan कैसे बनता है, साइन अपॉन कॉस से, साइन अपॉन कॉस से tan बनता है। लेकिन अल्फा मत लिखना, थीटा लिखना, ठीक है। मैं ट्रिक बता रहा हूं फॉर्मूला याद करने की। यहां b लिखा हुआ है तो यहां पे a आ जाएगा, जो वेक्टर रह गया। इतना बड़ा फॉर्मूला तैयार, यूज मैं कराऊंगा, बिल्कुल मत घबराना। टफ चीजें हैं, बिल्कुल आराम से। एक जगह क्वेश्चन करने से पहले दोबारा वीडियो रोक के पीछे जाओ, सारे के सारे फॉर्मूले लिखते जाओ। जब तक फॉर्मूले याद ना हो वीडियो को आगे मत देखो, बता रहा हूं, आराम से चलो। tan बीटा, बीटा किस किस के बीच का एंगल है, आर और बी। बीटा किस किस के बीच का एंगल है, आर और बी। तो रह कौन गया, रह गया भाई ए, ए लिख दो। tan कैसे बनता है, साइन और कॉस से। लेकिन आप लिख क्या दो यहां पे, थीटा। ए लिखा हुआ है तो रह कौन गया, बी। और जब मैं यूज करूंगा तब समझ में आएगी बातें कि भैया क्या क्या बोल रहे थे। भैया एक बार पीछे जाओ, भैया हम तो कंफ्यूज हो गए, क्या क्या चीज पढ़ा दिया आपने, क्या क्या बता दिया। भैया कुछ नहीं बताया, आप देखते जाओ, कुछ भी नहीं बताई चीजें, आराम से समझ में आ जाएगी। स्केलर जो खाली मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता हो, वेक्टर जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे डिपेंड करता हो। वेक्टर के ऊपर एरो लगाते हैं। वेक्टर लिखने का तरीका क्या होता है, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। आई जे के डायरेक्शन, ए बी सी अलग अलग डायरेक्शन के मैग्नीट्यूड। पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड √a² प्लस b² प्लस c²। दो वेक्टर ऐड करने हो, आई वाला आई से, जे वाला जे से, के वाला के से। दो वेक्टर सब्ट्रैक्ट करने हो
आई वाला आई से सब्ट्रैक्ट, जे वाला जे से, के वाला के से। यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, सिर पे कैप लगाते हैं। क्या सिंपल वेक्टर को यूनिट वेक्टर में बदल सकते हैं? हाँ, वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। रिजल्टेंट वेक्टर, दो या दो से ज्यादा वेक्टर मिलकर जो काम करते हैं, एक अकेला वेक्टर वही करके दिखा दे तो वो रिजल्टेंट वेक्टर है। जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो रिजल्टेंट होता है a प्लस बी, और ये मैक्सिमम होता है, इससे ज्यादा रिजल्टेंट कभी नहीं आता दो वेक्टर्स का। दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो तो रिजल्टेंट होता है a माइनस बी, और ये मिनिमम होता है, इससे कम रिजल्टेंट कभी नहीं हो सकता। दो वेक्टर्स एंगल पे हो, सेम डायरेक्शन प्लस अपोजिट माइनस, एंगल पे हो तो क्या करोगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। याद कर लो भैया, थीटा देखते हैं हेड से हेड तो डायरेक्ट एंगल यूज कर लेते हैं, टेल से टेल तो डायरेक्ट एंगल, लेकिन अगर हेड से टेल जुड़ा हुआ है तो 180 माइनस एंगल यूज करते हैं। ट्राइंगल लॉ, किसी भी ट्राइंगल की दो साइक्लिक साइड्स अगर दो वेक्टर्स को दिखाती है तो जो नॉन साइक्लिक साइड है वो दर्शाएगी रिजल्टेंट वेक्टर को, रिजल्टेंट वेक्टर। पैरेललोग्राम लॉ, किसी भी पैरेललोग्राम की दो आजू बाजू वाली साइड्स अगर दो वेक्टर्स को दिखाती है तो जो डायगोनल है वो रिजल्टेंट वेक्टर को दिखाएगा। दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट बीच में से ही जाता है, और वो झुका हुआ किस तरफ होता है, जिस वेक्टर की वैल्यू ज्यादा होती है। ये स्पेशल चीज, दो बराबर वेक्टर है 90 डिग्री पर तो रिजल्टेंट होगा a√2, दो बराबर वेक्टर है 60 पर तो रिजल्टेंट होगा a√3, दो बराबर वेक्टर है 120 पर तो रिजल्टेंट होगा a, उन्हीं के बराबर। यानी अगर दो वेक्टर्स बराबर हो और उनका रिजल्टेंट भी उन्हीं के बराबर आ जाए तो जरूरी है कि उनके बीच एंगल कितना होगा, 120। ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले आपको बताए हैं, काम के हैं, ठीक है। थोड़े से क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे के कंसेप्ट के लिए पीछे लौटेंगे। पहले एक आध क्वेश्चन और बता दूं क्या, एक आध कंसेप्ट एक और बता देता हूं। देखो, अगर आपके पास ये वेक्टर लिखा हुआ है और आपसे इस वेक्टर की डायरेक्शन पूछी गई है, डायरेक्शन, तो ध्यान रखना ए वेक्टर आपके पास ये लिखा हुआ है 2i, i मतलब x, 3j मतलब y, तो जो इनका वेक्टर है वो तो ये है ना, इसका मतलब इन दोनों से मिलकर 2i प्लस 3j से जो वेक्टर मिला है वो तो ये है। तो वेक्टर की डायरेक्शन अगर आपको x एक्सिस बतानी है, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर विथ x एक्सिस, तो डायरेक्शन का मतलब होता है एंगल, फिजिक्स में डायरेक्शन का मतलब होता है एंगल। तो थीटा कैसे निकाल सकते हो, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो थीटा कितना आ गया, tan इनवर्स 3/2, थीटा आ गया tan इनवर्स 3/2। देखो, डायरेक्शन बतानी है फिर से इस वेक्टर की, थीटा नाम नहीं देते इस बार, फाई नाम दे देते हैं। डायरेक्शन बतानी है इस ए वेक्टर की, लेकिन किसके साथ, वाई एक्सिस के साथ। भाई ये रहा वेक्टर, और किसके साथ बतानी है, वाई एक्सिस, यानी ये वाली बतानी है फाई, तो tan फाई हो जाएगा, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, एंगल के सामने वाला, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो फाई आ गया tan इनवर्स 2/3। ये तरीका होता है किसी वेक्टर की डायरेक्शन बताने का। और देखते जाओ, और देखो, डायरेक्शन कोसाइंस, ये बेसिकली जेई वाले बच्चों को काम का होता है डायरेक्शन कोसाइंस, लेकिन 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 अब कोई जेई नीट नहीं, पूरा पूरा पढ़ना पड़ेगा। देखो, अगर आपके पास एक वेक्टर लिखा हुआ है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, और आपको उसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ देखना है, वाई एक्सिस के साथ, जेड, तो देखो अभी तो मैंने आपको दिखाए थे जिसमें सिर्फ
अभी जो मैंने डायरेक्शन दिखाई थी उसमें सिर्फ दो थे, एक्स और वाई, तो 10 से निकल गया। किससे निकल गया? 10 से, एक्स और वाई। लेकिन अब कितने? 3, एक्स वाई जेड। तो अब कॉस से निकलेगा। कैसे निकलेगा? एक्स वाले के साथ देखना है, वाई वाले के साथ, जेड वाले के साथ, अपॉन पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अपॉन पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड। घबराना मत, अभी अप्लाई करूंगा सब समझ में आते जाएंगे। सब बहुत फॉर्मूले हो गए आज, और बल्कि वेक्टर्स के अभी मैं बता रहा हूं आपको 40% फॉर्मूले भी नहीं बताए मैंने, इतने फॉर्मूले हैं इसमें। जितनी डेप्थ में आप पढ़ना चाहते हो उतनी डेप्थ में पढ़ने के लिए इतने फॉर्मूले, अभी 40% भी नहीं। और भाई डेप्थ में ही पढ़ना फायदेमंद है। कुछ भी उल्ट पटांग पूछेगा आपका क्वेश्चन बनेगा, 100% बनेगा। तो 2 क्लास तो लगेंगी, 2 क्लास तो लगेगी भाई। इतनी इज्जत तो वेक्टर्स को देनी पड़ेगी यार, बनती भी यार, इतने फॉर्मूले हैं, 2 क्लास लगेगी। मैं तो अभी जो क्वेश्चंस आए थे वो जितने हो पाएंगे आज रोके जाएंगे। जितने कंसेप्ट सीख लिए हैं सिर्फ उतने ही कंसेप्ट पे क्वेश्चन सीखेंगे आज। क्वेश्चन तो बहुत लाया था मैं, लेकिन जितने कंसेप्ट हमने सीखे आज उतने पे ही बात होगी, बाकी रोके जाएंगे। 2 वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड 6 and 8 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। ये अपना जो मॉड्यूल है ये उसका एग्जाम्पल है, पहले जो बेसिक से चालू करा है मॉड्यूल जो है, जो उसके एग्जाम्पल के बेसिक से चालू किया है काम। 2 वेक्टर्स हैं आपके पास, 6 और 8। 2 वेक्टर्स हैं 6 और 8। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इफ एंगल बिटवीन वेक्टर इज 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। भैया आपसे रिजल्टेंट पूछा है जब एंगल कितना हो? 60 डिग्री। जब एंगल 60 हो दोनों वेक्टर्स के बीच तो रिजल्टेंट। भैया दोनों सेम डायरेक्शन में होते मैं प्लस कर देता, अपोजिट में होते मैं माइनस कर देता, लेकिन अब तो एंगल पे है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 36 प्लस 64 प्लस 2 इंटू 6 इंटू 8, cos 60 की वैल्यू होती है अपने पास हाफ। 36 प्लस 64 100 प्लस 6 चौक 24 दूनी 48, आंसर आ गया √148। आगे चलिए, सेकंड केस कह रहा है जब 2 वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 हो। रिजल्टेंट निकालो जब एंगल 90 हो। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बिल्कुल बेसिक से चालू कर रहा हूं भाई, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से। 2ab cos 90, cos 90 जीरो होता है, 36 प्लस 64 प्लस 0, 110 आ गया। तीसरे केस में रिजल्टेंट निकालना है जब थीटा 120 हो। निकाल के देखिएगा, आपकी मदद के लिए बता रहा हूं, cos 120 होता है -हाफ, cos 120 होता है -हाफ। निकाल के देखना, बेसिक है, मैं तो बेसिक से प्रैक्टिस करा रहा हूं इसकी, नहीं तो बहुत ऊपर जाना है, बहुत ऊपर ये टॉपिक। बेसिक से तैयारी करा रहा हूं। देखिए, 2 वेक्टर्स आर एक्टिंग थ्रू अ पॉइंट आर इन रेशो 3:5। 2 वेक्टर्स का रेशो है 3:5, ठीक है। एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, ठीक है। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज 35, रिजल्टेंट 35 है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स निकालने हैं। मैं मान लेता हूं रेशो के हिसाब से a की वैल्यू 3x और b की वैल्यू 5x, मान लेते थे ना ऐसे, a 3x b 5x। एंगल काम कर रहा है तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा 60। रिजल्टेंट की जगह रख दो 35, 9x स्क्वायर 25x स्क्वायर 5 × 15x स्क्वायर
cos 60 की वैल्यू कितनी आती है? हाफ। 2 से 2 कट गया, 9x² प्लस 25x² प्लस 15x²। 25 और 15 40, 40 और 9 49x² इज इक्वल्स टू 35। 49x² इज इक्वल्स टू 35। 49x² रूट से बाहर आके 7x, x की वैल्यू 5 आ गई, तो a कितना आ गया? 3x। b कितना आ गया? 5x। 15 और 25 आंसर आ गए a और b के। अगला क्वेश्चन करते हैं। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, वन डबल अदर इन मैग्नीट्यूड। दो फोर्सेस है, मतलब a और b मान लो, लेकिन एक दूसरे से डबल है। तो a को x मान लो तो b को 2x, डबल हो गई। इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर ऑफ द टू फोर्स। जो रिजल्टेंट है वो परपेंडिकुलर है स्मॉलर फोर्स के साथ। तो 2x और x में स्मॉलर कौन है? a के परपेंडिकुलर है। r और a के बीच एंगल को क्या बोलते थे? अभी मैंने पीछे सिखाया, अल्फा। तो इसका मतलब अल्फा कितना है? 90। बड़ा सही क्वेश्चन है सिखाने के लिए। देखो ये दिखाया था आपको, ये देखो, अबे ये रहा। आर और ए के बीच एंगल क्या मानते थे? अल्फा। और मैं इस फॉर्मूले का यूज करूंगा, याद रखना। देखो ए की वैल्यू x है, बी की 2x है, और जो रिजल्टेंट है वो छोटे वाली फोर्स के परपेंडिकुलर है, मतलब अल्फा। फाइंड द एंगल बिटवीन द फोर्सेस। दोनों फोर्स मतलब ए और बी के बीच एंगल बताना है। आ जाओ भाई, अल्फा की बात कर रहा है तो अल्फा का फॉर्मूला यूज करो, tan अल्फा। आर और ए के बीच एंगल होता है, तो भैया बी रख दो, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस ए। tan 90, बी की जगह 2x, बी की जगह 2x, साइन थीटा कॉस थीटा निकालना भाई ये तो। और a की जगह x, a की जगह x। tan 90 की वैल्यू होती है 1/0। बड़ी काम की चीज सिखा रहा हूं आज, सीख लेना। ठीक है, 1/0 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, ये ऊपर चला गया और ये 0 से मल्टीप्लाई। 2x cos थीटा प्लस x इज इक्वल्स टू 0। तो cos थीटा की वैल्यू आ गई 2x cos थीटा इज इक्वल्स टू माइनस x। cos थीटा इज इक्वल्स टू -1/2। 2 नीचे चला गया। cos थीटा हाफ कब आता है? 120 डिग्री। अब सुनो, यहां से एक ट्रिक और दे देता हूं, यहां से एक ट्रिक और सुन लो, काम की चीज है। अगर आपके पास अल्फा 90 डिग्री दे रखा हो, क्या दे रखा हो? अल्फा 90 डिग्री, तो cos थीटा की वैल्यू डायरेक्ट याद कर लो, -a/b आएगा। डायरेक्ट याद कर लो, डायरेक्ट। और अगर बीटा 90 दे रखा हो तो cos थीटा डायरेक्ट याद कर लो, -b/a आएगा। उल्टी चीज है, बस ये याद रख लेना। उल्टी चीज है, बस इतना सा याद रख लेना कि cos थीटा की वैल्यू आपके पास क्या काम आएगी, यही यूज करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो आपको ये चीज cos थीटा -a/b, cos थीटा -b/a, अगर आपके पास अल्फा 90 हो या बीटा 90 हो। डन? चलो, अच्छी चीज थी। ध्यान से देखो, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 3p एंड 2p इज r। ठीक है, द फर्स्ट फोर्स इज डबल्ड, देन द रिजल्टेंट इज ऑल्सो डबल्ड। एक मिनट, पहली फोर्स थी 3p और दूसरी थी 2p और इनका रिजल्टेंट था r। अच्छी बात है।
अब इफ द फर्स्ट फोर्स इज डबल, 3p को डबल करके क्या हो गया 6p, देन द रिजल्टेंट इज ऑल्सो डबल, तो b तो सेम ही रहा, b नहीं चेंज किया, रिजल्टेंट भी डबल हो गया। एंगल बिटवीन टू फोर्स थीटा निकालना है, तो भैया दो केस दे रखे हैं, लगाओ फॉर्मूला, r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो r इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 जा 9p स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर, अरे रुक जा भाई, प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12p स्क्वायर कॉस थीटा, 9 और 4 13p स्क्वायर। अब बच्चे क्या है इतनी जल्दी में करते हैं प्लस कि 9 4 13p स्क्वायर, उसमें 12p स्क्वायर प्लस कर देते हैं। अरे 12p स्क्वायर के साथ भाई कॉस थीटा भी रखा है, ऐसा मत करो, 12p स्क्वायर के साथ कॉस थीटा भी है, तो ऐसे प्लस नहीं होगा। अब यहां आ जाओ, यहां रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाओ, रिजल्टेंट कितना है 2r, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, 2r 36p स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर, 6 दूनी 12 दूनी 24p स्क्वायर कॉस थीटा, 36 और 4 40p स्क्वायर। भैया इसे 24p स्क्वायर को अलग ही रखना क्योंकि ये कॉस थीटा के साथ है। r की जगह मैं ये पुट कर सकता हूं, ये पूरा, तो 2 r की जगह आ गया 13p स्क्वायर प्लस 12p स्क्वायर कॉस थीटा, 40p स्क्वायर प्लस 24p स्क्वायर कॉस थीटा। वे कुछ भी छोड़ नहीं सकते हैं हम, सारा पढ़ना पड़ेगा, सारा याद रखना। स्क्वायरिंग बोथ साइड, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 13p स्क्वायर प्लस 12p स्क्वायर कॉस थीटा, इसका स्क्वायर होते ही रूट हट गया, 40p स्क्वायर प्लस 24p स्क्वायर कॉस थीटा, 4 से मल्टीप्लाई करो, 13 चौके 52p स्क्वायर, 12 चौके 48p स्क्वायर कॉस थीटा, 40p स्क्वायर प्लस 24p स्क्वायर कॉस थीटा। वे थीटा थीटा वाले एक तरफ कर दो, 48 में से 24p स्क्वायर गए, 48p स्क्वायर में से 24p स्क्वायर गए तो बचेगा 24p स्क्वायर कॉस थीटा, 40p स्क्वायर में से 52p स्क्वायर गए, 40p स्क्वायर में से 52p स्क्वायर गए, माइनस का 12p स्क्वायर, p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल, 12 से 24 गया 2, तो कॉस थीटा आ गया माइनस, बच रहा था यहाँ 1, 2 नीचे आ गया। अभी आपको सिखाया माइनस हाफ कब आता है 120 डिग्री पर। तैयारी तो यही करनी पड़ेगी भैया, बड़ा हार्ड लग रहा है, हार्ड नहीं लग रहा, सिलेक्शन चाहिए तो हर तरह के क्वेश्चन देखने पड़ेंगे, कुछ भी आ जाए। हार्ड लग रहा है, पागल है, इतने करा रहे हैं भैया, यही करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत करा दूंगा सरफेस पे तो मजा नहीं आएगा, जब पेपर हार्ड जाएगा तो हाय तौबा हो जाएगी, ओए क्या आ गया क्या आ गया क्या आ गया। डेप्थ में भैया घुसना पड़ेगा, डेप्थ में, नहीं ना समझ रहे हैं आप, इतना ही टफ है, करना ही पड़ेगा। नोट्स बनाओ, फटाफट क्वेश्चन करते जाओ, करने ही पड़ेंगे, इसे आप ऊपर से नहीं पढ़ सकते हैं भैया, सरफेस वाली चीज नहीं है। The sum of the magnitude of two force acting at a point is 18. दो फोर्सेस के मैग्नीट्यूड का सम 18 है। The magnitude of their resultant is 12, और जो इनका रिजल्टेंट है फोर्सेस का वो 12 है। If the resultant is 90 degree with the force of smaller magnitude, A को स्मॉल मान लेते हैं, A को स्मॉल, तो जो रिजल्टेंट है वो 90 डिग्री है स्मॉल वाले के साथ, मतलब अल्फा 90। भैया ने बताया था जब अल्फा 90 होता है तो थीटा कितना होता है, कॉस थीटा माइनस बी बाय ए। कॉस थीटा कितना होता है भैया, ये देखो ये बताया था, भूलिए मत, यहां पे बताया था
अगर अल्फा 90 हो cos थीटा माइनस ए बाई बी, सॉरी माइनस ए बाई बी, माइनस बी बाई गलत रख दिया मैंने, cos थीटा माइनस ए बाई बी। चलिए करें सॉल्व। और व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस, आपसे कह रहा है दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बताओ। करते हैं भैया सॉल्व, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सॉल्व करते हैं। चलो आ जाओ भाई। ए की वैल्यू को मैं यहां से लिख सकता हूं, ए की वैल्यू को 18 माइनस बी, यहां से 18 माइनस बी। चलो, और रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। चलो, रिजल्टेंट कितना दे रखा है 12। ए को लिख सकते हैं 18 माइनस बी का स्क्वायर, 18 माइनस बी का स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए को लिख सकते हैं 18 माइनस बी एज इट इज। कॉस थीटा को लिख सकते हैं माइनस ए बाई बी, बी से बी कैंसिल, बी से बी कैंसिल, स्क्वायरिंग बोथ साइड। 12 का स्क्वायर होता है 144, 18 माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 18 माइनस बी का स्क्वायर और माइनस ए। भाई माइनस तो मल्टीप्लाई में है और ए की वैल्यू 18 माइनस बी है। ये लो 144, 18 माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, भाई माइनस साइन बाहर आ गया। ये 18 माइनस बी एक ही तो था, स्क्वायर थोड़ा ना था, ये एक ही था। 18 माइनस बी इंटू 18 माइनस बी, 18 माइनस बी का स्क्वायर। देखते जाओ क्या कर रहा हूं मैं, 144 बी स्क्वायर तो ये वाला लिख दिया मैंने ये, और माइनस 2 18 माइनस बी स्क्वायर है और प्लस 1 18 माइनस बी स्क्वायर है, तो माइनस 2 में से प्लस 1 गया, ये बच गया ना माइनस में ये बच गया। भैया करने पड़ेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन सीखने पड़ेंगे। माना ये जेई के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट अगर नीट के लिए अगर फंसने लगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए सारा सिखाने दो मुझे। 144 बी स्क्वायर हार्ड लग रहा है, दोबारे देखो वीडियो, दोबारे देखो, नहीं तो मुझसे बोलो, लेकिन करना पड़ेगा भैया इतना। बी स्क्वायर 18 माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल रहा हूं माइनस के साथ साथ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल रहा हूं माइनस के साथ साथ, तो अपने पास क्या बैठेगा देखो, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 18 दूनी 36b। मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया माइनस के साथ साथ, माइनस का साथ भी ले लिया। ठीक है भैया, 144, बल्कि इसे भी बताऊं, इसे भी देखो, प्लस 18 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36b, 36b। अब तो हो जाएगा सॉल्व, करोगे नहीं कर पाओगे। 18 का स्क्वायर कर लो, 18 का स्क्वायर 8 × 64, 6 कैरी 8 के 8, 8 6 14। वैसे ये भी याद होना चाहिए, गलत है ये, 4 8 4 12, 324, 324। ये भी स्क्वायर तो भाई 20 तक तो वैसे याद होने ही चाहिए। 324, तो 144 प्लस 324 36b। 4 और 4 8, 4 और 2 6, 3 और 1 4, 36b। ठीक है, 18 से काटते हैं अगर तो 18 दूनी 36, और इसे अगर हम काटते हैं 18 से तो भाई कितना आपके पास बैठेगा। 18 से कट रहा है, पहले छोटा ही काटूं क्या, ज्यादा बड़ा लेके क्या, 6 से कट जाएगा क्या, 6 छिंग 36, 7 छिंग 42, 4 बच गए, 4 बच गए 48, 8 छिंग 48, 13 छिक्के 78 है ना। तो 6 से अगर इसे काटूं तो 13, तो b की वैल्यू तो आ गई अपने पास 13। ठीक है, तो इस हिसाब से a की वैल्यू आ जाएगी
18 माइनस 13 यानी कि 5। भैया इतनी बड़ी कैलकुलेशन भी नहीं आएगी भाई, लेकिन छोटे छोटे इसके कंसेप्ट क्या पता छोटे लेवल पे आ जाए, छोटे लेवल पे। ठीक है, सीखना तो पूरा पड़ेगा। कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए तो ये क्वेश्चंस करने पड़ेंगे हमें, कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए तो ये क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आज मैंने कंसेप्ट ज्यादा सिखाए, जबकि क्वेश्चंस तो कम हुए आज, लेकिन कंसेप्ट जो थे वो ज्यादा थे आज आपके पास। ठीक है, तो आपको यही कंसेप्ट नेक्स्ट क्लास तक रिवाइज करने हैं। ठीक है, ये पूरा नेक्स्ट क्लास तक रिवाइज करके बैठना, ये सारे कंसेप्ट, तभी आपको मजा आएगा आगे के कंसेप्ट्स और सीखने में। वेक्टर्स की क्लास कंटिन्यू रहेगी। अगर मुझे लगा कि एक लेक्चर में ये पूरा समझ में आ रहा है तो मैं एक लेक्चर रखूंगा, लेकिन अगर मुझे लगा अभी और भी गुंजाइश है भैया मैं और रखूंगा, टॉपिक भगाऊंगा नहीं। सॉरी टू से, आप थक रहे हो, नहीं थक रहे, मैं कंटेंट कम नहीं करूंगा, मैं क्वालिटी नहीं गिराऊंगा, मैंने जो वादा किया है वो करके दूंगा। फ्री बैच के हिसाब से नहीं चल रहा हूं मैं कि भाई फ्री बैच है तो कुछ भी, ना 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 ना, एग्जैक्ट मैं अपना वादा निभा रहा हूं। वादा 2026 जो जो आपकी रिक्वायरमेंट है पूरी करके दूंगा, जिससे तब मैं बिल्कुल फक्र से कह सकूं कि भाई एक एक चीज जो पढ़ाई थी उसी तरह का, उसी एग्जैक्ट बेसिस पे पेपर बना है, मैं कह सकूं। ठीक है, तो मुझे कंटेंट बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, मैं ऐसे नहीं करूंगा तुम्हें हार्ड लग रहा है तो नहीं नहीं भैया मैं और क्लास दूंगा और दूंगा और दूंगा, जब तक प्रॉपर समझ नहीं आएंगी चीजें मैं उसे ऐसे उल्टा सीधा तरीके से नहीं करूंगा। ये मेरा मोटो है, सिंपल। खूब ध्यान रखो, पढ़ते रहो। और भैया कमेंट, एक मिनट, कमेंट में अगर तुम्हें सही लगती है वीडियो, चीजें अच्छी लगती है, कमेंट में 2 शब्द लिख दिया करो, मेरी मोटिवेशन वही है। ध्यान रखो अपना, पढ़ते रहो। नीट 2026 हमारा ही है, यस हमारा ही है। बाय देन।